तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सो आफ्टर डिस्कसिंग द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड एंड बेसिस कि कौन सा एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है और बेस की कितनी बेसिक स्ट्रेंथ है और किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है बेसिकली। तो अगर आप लोग को याद हो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज़ दैट जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है और बेस क्या होता है जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सो या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एसिड की एसिडिटी क्या है और बेस की बेसिसिटी क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एसिड्स की बात करूँगी। तो ऑब्वियसली अगर एसिड्स को H पॉजिटिव आइंस देने हैं तो मतलब उनकी डिसोसिएशन होएगी, तो जितना एसिड डिसोसिएट हो सकता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl की बात करूँ, नाइट्रिक एसिड की या सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ तो ये वाटर में एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। कम्प्लीटली मतलब इसमें जितने भी H पॉजिटिव और इसमें जितने भी Cl नेगेटिव वो सारे के सारे डिसोसिएट कर जाते हैं, मतलब कोई भी HCl की फॉर्म में नहीं रहता। तो मतलब दिस डिसोसिएट कम्प्लीटली, तो मतलब ऑब्वियसली अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता तो ज़्यादा H पॉजिटिव आइंस देगा। सिमिलरली अगर मैं एसिटिक एसिड को इसके साथ कंपेयर करूँ, एसिटिक एसिड हमें पता है डैट ये आयनाइज कम्प्लीटली नहीं करता है, इट आयनाइज इनकम्प्लीटली। सो डैट मीन्स कि ये पूरे का पूरा आयनाइज नहीं होएगा, सिर्फ कुछ H पॉजिटिव आइंस देगा। तो इन दोनों को कंपेयर करूँ तो किस में H पॉजिटिव आइंस ज़्यादा होंगे? HCl में, क्योंकि वो क्या है कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है। सो क्योंकि H पॉजिटिव आइंस ज़्यादा दे रहा है इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगी? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये क्योंकि H पॉजिटिव आइंस कम दे रहा है इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगी? वीक एसिड। ओके फाइन। अब ये होता है एक जनरल फार्मूला HA क्या है यहाँ पे? एसिड। ठीक है, ये कितने H पॉजिटिव दे रहा है और कितना ये एसोसिएटेड फॉर्म में रह रहा है। ठीक है, A नेगेटिव की फॉर्म में रह रहा है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने इसका निकालने तो कैसे निकालते होते हैं हम? Ka सब्सक्रिप्ट क्या डिफाइन कर रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, A यहाँ पे एसिड है। सो स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट H पॉजिटिव और A नेगेटिव है और रिएक्टेंट हमारे पास HA। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी Ka की वैल्यू होगी, ठीक है, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा आती है तो मतलब ये एसिड जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज कर गया, मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और अगर इस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम आती है तो दैट मीन्स कि ये एसिड क्या होएगा? वीक एसिड। सो इफ you know the value of Ka for a particular acid you can easily determine its relative strength. अब डिसोसिएशन कांस्टेंट को ना हम ज़्यादातर pK वैल्यूज़ में पढ़ते हैं। pK वैल्यू क्या होती है? माइनस लॉग ऑफ K, मतलब इन्वर्स ऑफ लॉग Ka। तो मतलब ऑब्वियसली Ka की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो pK कम होएगी, pK की वैल्यू ज़्यादा तो लॉग ही कम होएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि pKa वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम, क्योंकि ये अगर इसके इन्वर्स रिलेशन में है और ये क्या है? Ka इसके डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, तो मतलब pKa इसके भी इन्वर्स रिलेशन में होएगा कि pK वैल्यू की जितनी ज़्यादा वैल्यू होएगी मतलब Ka की वैल्यू उतनी कम, और Ka की वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। फाइन, सो ये है एसिडिक कैरेक्टर। अब विद एग्जांपल हम लोग अगर बात कर लें, अच्छा अब भी हम लोग बात करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स की। पॉलीप्रोटिक एसिड्स में आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, लाइक एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके फाइन, इसने क्या करना है? टर्न बाय टर्न H पॉजिटिव आइंस देने। ठीक है, पहले इसने एक H पॉजिटिव आइन दे दिया, बचा क्या? HSO4 नेगेटिव। HSO4 की दोबारा डिसोसिएशन होगी और ये वाला प्रोटॉन भी दे देगा। ठीक है, अब 2 रिएक्शंस है तो दोनों का ही मुझे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहली वाली को A दे दूँ, A1। ठीक है, और दूसरी वाली को A2 नाम दे देती हूँ। पहली वाली में प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, दूसरी वाली में भी ये वाले प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली ये क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि पहली Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। दैट मीन्स कि ये तो बड़ी आराम से H पॉजिटिव आइन दे देगा, बट ये जो अनाइन होगा ये कम्प्लीटली H पॉजिटिव आइंस डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आइंस नहीं देगा। सो यहाँ से ये इंडिकेट होता है कि Ka की वैल्यू, Ka1 की वैल्यू ज़्यादा है बट Ka2 की वैल्यू कम है। फाइन, सो आप लोग ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली अगर आपके पास कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है तो आप लोग दोनों स्टेप्स का, या 2 से ज़्यादा स्टेप्स हैं मे बी, तो ठीक है, उनके लिए भी आप डिफरेंट स्टेप्स की Ka वैल्यू को कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो स्टेप है उसके ऊपर डिसोसिएशन ज़्यादा हो रही है। फाइन, सिमिलरली ये बेसिस के लिए होता है। बेसिस के लिए भी MOH लेते हैं। ठीक है, OH क्या है? बेस का हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो इसकी डिसोसिएशन होगी
पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सिमिलरली इसका भी डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने Kb, B क्या है यहाँ पे बेस के लिए, तो Kb प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। तो Ka की वैल्यू, Kb की वैल्यू सॉरी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा बेस की स्ट्रेंथ है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम लोग Pkb वैल्यू इसमें डिटर्मिन करते हैं। Pkb वैल्यू होता है इसका इन्वर्स, ठीक है। तो Pkb वैल्यू जितनी ज़्यादा है Kb की वैल्यू उतनी कम होगी और उतनी ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसकी वैल्यू Pkb की जितनी कम है Kb की वैल्यू उतनी ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। फाइन, ये था नॉर्मल जनरल ट्रेंड। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एसिड स्ट्रेंथ के ट्रेंड्स को, जनरल ट्रेंड्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी लाइक एसिड बेसिस के हम लोग वेरियस कंसेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आगे क्या आता है कि बेसिसिटी एंड एसिडिटी जो है ये कैसे नेचर ऑफ कंपाउंड या उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वही हम लोगों ने देखना है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का जो है वो पोजीशन कौन सी है एक्चुअल में रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड्स की, उस पर भी डिपेंड करती है। अब नाउ हाउ, क्वेश्चन इज हाउ, भाई मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम लोग हाइड्रो एसिड्स की स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। अब हाइड्रो एसिड्स का कंपैरिजन हम लोग करेंगे ग्रुप एंड पीरियड वाइज। पहले हाइड्रो एसिड्स में देखूंगी जो कि पीरियड में है, ठीक है। तो एसिड स्ट्रेंथ जो है बाइनरी हाइड्रो एसिड्स की वो लेफ़्ट टू राइट जाते इंक्रीज़ करती है, मतलब अक्रॉस द पीरियड पीरियोडिक टेबल में पीरियड यहाँ पे होता है लेफ़्ट टू राइट जो है एसिड स्ट्रेंथ उनकी इंक्रीज़ करती है। तो अगर एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर ली मतलब पीके वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये है मेरे पास हाइड्रो एसिड्स, मीथेन हो गया, अमोनिया, वाटर, HF, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाइड्रो एसिड्स का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का एलिमेंट के साथ बॉन्ड, ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ है, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, और ये क्या है फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ। अभी मैंने ये कैसे लिखा है, ठीक है। इसको मैं अलॉन्ग द पीरियड में भी आप में से कुछ बच्चों को ना पता हो तो आप लोगों ने क्या करना है, पीरियोडिक टेबल खोलना है, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यही चारों मैंने अलॉन्ग द पीरियड ये जो है उन्हें उठाया है, ठीक है। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का एंड फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, वैसे ही है, ठीक है। इनकी बात करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि pKa वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। तो हमें पता है कि pK वैल्यू अगर डिक्रीज़ कर रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा बेटर एसिड होगा, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, मतलब ऑर्डर ये वाला होएगा, HF की सबसे ज़्यादा, फिर वाटर, फिर NH3 एंड फिर मीथेन। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं बताऊँगी। इसका रीज़न कुछ भी नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। यू नो डैट कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अमंग दीज ऑल, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर कार्बन है, ठीक है। अब जैसे जैसे लाइक फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो उस फ्लोरीन की टेंडेंसी जो होएगी कि वो H पॉजिटिव से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बड़ी, क्योंकि H हमें पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। H जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन और इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाईली पोलर। और पोलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा वीक होती है, तो दैट मीन्स कि उस केस में हाइड्रोजन का निकलना बहुत ईजी है, हाइड्रोजन अच्छे से निकल जाएगा। और जब हाइड्रोजन निकल गया तभी तो ये एसिडिक बना, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करें CH4 से, CH4 में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं पाएगा और इसका और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर नहीं होगा, पोलर नहीं होगा तो बॉन्ड वीक नहीं होगा, वीक नहीं होगा तो हाइड्रोजन इसलिए निकल नहीं पाएगा। तो फिर इसीलिए ये क्या होता है, वीक एसिड, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके फाइन। सो सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में भी सेम, सेकेंड पीरियड में भी सेम ट्रेंड आएगा, थर्ड में भी सेम आएगा। आगे ये तो था पीरियड वाइज, अभी चलता है ग्रुप वाइज। अभी हम लोग ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हैलोजन ग्रुप उठा लिया, ये वाला ग्रुप, यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ठीक है। आप आई होप ये सबको पता है कि पीरियड लेफ्ट टू राइट होता है, ग्रुप अपर टू डाउन होता है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये वाला ग्रुप मैंने उठा लिया। सभी के साथ हाइड्रोजन लग गए तो मतलब ये हाइड्रो एसिड्स हो गए, ठीक है। अब इनकी स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे, इनकी स्ट्रेंथ आगे उसने सेकेंड वाले की भी इंक्रीज जो एक्सप्लेन करी हुई है, रीज़न सेम आएगा दोनों का, मैं एक का एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो HI है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है,
फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। नो डाउट इनमें HF सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था, बट अगर इनके साथ कंपेयर करें तो फिर HF सबसे ज़्यादा वीक एसिड होएगा, HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब डाउन द ग्रुप जाते एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, अलॉन्ग द पीरियड भी इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर अगर हम बेस्ड देखें तो फिर तो इन चारों में से फ्लोरीन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यही एसिडिक होना चाहिए, बट स्टिल इसका रिलेशन जो है, इसका ट्रेंड जो है वो उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, फ्लोरीन नो डाउट की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते डिक्रीज कर रही है, ठीक है, आयोडीन की तरफ। तो मतलब कि ट्रेंड हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, ओके। अब मैं आप लोग को बताऊँगी कि इसका एक्चुअल जो है वो ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए कि HF जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और HI जो है वो वीकेस्ट एसिड है, ठीक है। बट होता क्या है, बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वो बिल्कुल उल्टा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड ये वाला एक्सपेक्ट किया था, बट एक्चुअल में ऑर्डर होता है ये वाला कि HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और HF वीकेस्ट एसिड है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ को सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं करती, साइज़ फैक्टर भी मैटर करता है। और आपको पता है कि फ्लोरीन टू आयोडीन जाते जाते साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ये पड़े हुए हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, और डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है। आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज़ सबसे स्मॉलर है। एक्चुअल में रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है एसिड्स की वो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और कहीं ना कहीं साइज़ फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट करता है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो फ्लोरीन एंड आयोडीन में, तो डिफरेंस है सिर्फ 0.15 का, लेकिन अगर आप साइज़ का डिफरेंस देखो तो साइज़ का डिफरेंस ऑलमोस्ट उससे डबल है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि साइज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो अब क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली प्रोटॉन जो है, अगर सेंट्रल एटम का साइज़ बड़ा है तो उससे उस ईजिली निकल सकता है, क्योंकि देखो ना आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा, हाइड्रोजन का साइज़ स्मॉलर है, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का साइज़ स्मॉलर है, तो कहीं ना कहीं इनको बॉन्ड ब्रेक करना बहुत आसान रहता है। बट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का साइज़ ऑलमोस्ट कंपैरेबल होता है, तो इनका बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर आयोडीन एंड हाइड्रोजन में से बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा तो मतलब हाइड्रोजन इसमें से ईजिली निकलेगा, तो दैट मीन्स कि इट कैन एक्ट एज द बेस्ट एसिड, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड जो है ये ट्रेंड होता है कि क्यों HI क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट फिर भी HF जो है वो वीक एसिड और HI स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि साइज़ मैटर कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा साइज़ मैटर कर रहा है, फाइन। सो इस कंसेप्ट को आप लोग एक्चुअली एक बॉन फिजान हैबर साइकिल है, ठीक है, ये भी इसको एक्सप्लेन करता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है एसिड्स की, ठीक है, लाइक HX हमने एसिड ले लिया अपना, X क्या यहाँ पे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसकी डिसोसिएशन होगी सबसे पहले H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में, हैलोजन में, ठीक है। तो ये सारी एक्चुअल में ये डिसोसिएशन जो है ये सारे स्टेप्स को अकम्पेंड करके फिर होती है, ठीक है। तो हमने एक्चुअल में रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इन सभी का प्रोडक्ट लेके फिर निकाल लिए। तो सबसे पहले क्या होएगा, डिहाइड्रेशन मतलब एक्वस जो है आपने पानी रिमूव करना है, ठीक है, आप एक्वस रिमूव करके आपने गैसेस में आ गए। फिर क्या होनी है, डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर H एंड X की डिसोसिएशन होगी। फिर बेसिकली क्या होएगा, ये जो H एटम है इसको हमें प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड, जो कि एक गैशियस एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज केटाइन बना रही है हम लोगों ने। अभी ये तो केटाइन बन गया, हैलोजन के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन के पास जाएगा तभी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, एक्चुअल में ये टोटल प्रोसेस हमें कैलकुलेट करके, ठीक है, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव दोनों आपस में
गैशियस स्टेट में दोबारा से हमें हाइड्रेशन दे के एक्वस में लाना पड़ता है, बिकॉज हमारा इनिशियल रिएक्टेंट गैशियस में था, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पूरी डेल्टा एच है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर। ये सभी फैक्टर्स आप लोग को प्लस करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस एक्चुअली वैल्यूज जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की और ये जो हाइड्रेशन एनर्जीज है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दैट्स वाई ये स्टेप क्या है, नेगेटिव, बाकी के सारे स्टेप्स पॉजिटिव है, ठीक है। अभी ये जो दो स्टेप्स की नेगेटिव वैल्यू है ना, उसके कारण ये जो डेल्टा एच की ओवरऑल वैल्यू वो भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब ये बात हमेशा याद रखो कि डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होएगी ना, उतनी ही रिएक्शन फिजिबल होएगी, ठीक है। सो अभी हमें ये पता है कि हैलोजेंस के कारण सारे ही हैलोजेंस की डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब सारे ही हैलोजेंस की रिएक्शंस जो हैं वो फिजिबल है, मतलब सारे ही हैलोजेंस जो एच एफ, एच आई, एच बी आर, एच सी एल, ये सारे ही एसिड एक्ट करते हैं। बट इसने ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करा कि एच एफ वीकेस्ट एसिड है, क्यों, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो एच एफ के लिए सबसे ज़्यादा स्मॉलर है। तो फजान बॉन्ड जो साइकिल है, इसने भी फजान हैबर साइकिल जो है, इसने भी यही एक्सप्लेन करा कि एच एफ जो है वो वीकेस्ट एसिड है। बट स्टिल ना इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि इसने एच आई को एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ एच बी आर की सबसे ज़्यादा है, एच सी एल की, उसके बाद एच सी एल की, फिर एच आई की, फिर एच एफ की। बट हालांकि ऐसा नहीं था। वी नो डैट इसके अकॉर्डिंग एच बी आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बट वी नो डैट कि एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो ये एंट्रोपी का कंसेप्ट लगा के, एंट्रोपी वैसे आप लोगों ने अभी नहीं पढ़नी, ठीक है। एंट्रोपी का जब रैंडमनेस का कंसेप्ट लगाया गया तब हमारे पास ये करेक्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है दैट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है दैट इज़ वीकेस्ट एसिड। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वैसे भी हमें एक चीज़ जो है वो क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सबसे कम है, दैट मीन्स कि ये क्या एक्ट करेगा, ये प्रोटॉन इजीली दे देगा, मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा, ये प्रोटॉन इजीली दे देगा, प्रोटॉन इजीली दे देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करेगा। ये हो गई सेकंड डेफिनेशन। फर्स्ट थी जो हमने एटॉमिक साइज के साथ एक्सप्लेन करा था, सेकंड आ गई जो हमने इस फजान हैबर साइकिल के साथ एक्सप्लेन करा। थर्ड डेफिनेशन इसकी ये आती है कि कॉन्जुगेट एसिड बेसिस, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमेशा, अब देखो ये हमारे पास हैलोजन है, ठीक है, इसकी डिसोसिएशन ऐसे हो रही है, मतलब इनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, नेगेटिव पार्ट। तो इनके कॉन्जुगेटिव बेसिस कौन से है, इसका एफ नेगेटिव है, इसका सी एल नेगेटिव, इसका बी आर नेगेटिव, इसका एच आई नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। सो ये है इनके कॉन्जुगेट बेसिस। अब कॉन्जुगेट बेसिस में देख रही हूँ कि यहाँ पे आयनिक साइज इनका क्या कर रहा है, इंक्रीज, आयनिक साइज इंक्रीज कर रहा है आयोडीन की तरफ जाते जाते, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो मतलब इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट प्रोटॉन वो भी डिक्रीज करेगी, तो मतलब ये एच पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर ये एच पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो मतलब इन दोनों का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर, तो ईजिली तोड़ सकते हो, ठीक है, ईजिली तोड़ सकते हो। तो दैट मीन्स कि वही कंसेप्ट आ गया कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करेगा। वैसे भी अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन टू आयोडीन डिक्रीज कर रही है तो मतलब फिर ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस है। और वी नो डैट कि वीक कॉन्जुगेट बेस का हमेशा किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और ये हमेशा क्या होता है, वीक एसिड का। तो मतलब कि एच एफ आपका वीक एसिड है और एच आई क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपकी थर्ड डेफिनेशन आ गई, ठीक है, जिसने आपका जो ट्रेंड है उसको एक्सप्लेन कर दिया कि फ्लोरीन टू आयोडीन जाते जाते साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है। अगर ये कॉन्जुगेट वीक बेस है तो मतलब ये किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। तो अगर ये वीक बेस था आयोडीन नेगेटिव आयोडाइड, ठीक है, तो एच आई क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, फाइन। तो आपके पास यही जो है एक्सपेक्टेड एसिडिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आ जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्चुअली सेक्शन कि क्यों एक्सपेक्टेड ऑर्डर से डिफरेंट ऑर्डर आया। तो आपने 3 टर्म्स लगा के, 3 डेफिनेशंस दे के, 3 एविडेंसेस दे के इसको एक्सप्लेन करा है। फर्स्ट कौन सा, आयोडीन का साइज़ बड़ा है, ठीक है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होने के कारण ये ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, इसका साइज स्मॉलर है। बड़ा साइज़ है तो मतलब हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड वीक होएगा, इसीलिए ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है, हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है।
जो कि इसमें नहीं है। सेकेंड, आप लोगों ने बॉर्न फिजान साइकिल पढ़ा, ठीक है। फिजान साइकिल ने भी यही एक्सप्लेन करा, सारे स्टेप्स लगाए, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव थी सबके लिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव थी, ठीक है। एंट्रोपी का कंसेप्ट लगाया, फिर से ये ऑर्डर आ गया। थर्ड, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला लगाया, ठीक है। इसमें क्या था, इसकी आयोडाइड की मतलब आई नेगेटिव की जो बेसिसिटी है वो सबसे कम है, तो दैट मीन्स कि ये वीक कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो मतलब जब इसके साथ एच लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फाइन। सो ये था मेरा फर्स्ट जनरल ट्रेंड, ठीक है। सेकेंड आता है, ये हम लोगों ने देखे हैं हाइड्रो एसिड्स, अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स मतलब जब हाइड्रोजन लगा होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड्स जो है इनका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ्स में, ठीक है। अब जेड कोई भी एटम है, ठीक है, जिसकी आप लोग एसिडिटी डिटर्मिन कर रहे हो। बेसिकली जो ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम्स के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर और इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। जेड कोई भी एटम है, ठीक है, जिसका अगर स्मॉल साइज है एंड उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी स्मॉल हाई होएगी, ठीक है, स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होएगी, तो दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन फिर इन टर्न क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से खींचेगा तो उसका और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर हो जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन इसका बॉन्ड इजीली टूट सकता है, तो मतलब कि प्रोटॉन इजीली दे सकता है। तो दैट मीन्स कि अगर जेड आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, जिसका कि साइज काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दैट मीन्स कि उस केस में ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, लाइक इस तरह से इंक्रीज करती है, ठीक है। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन की फिर आयोडीन की। दैट मीन्स कि सो एज उसने यहाँ पे ये ऑक्सो एसिड्स लिए हैं, इन ऑक्सो एसिड्स में बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो लगना ही लगना है क्योंकि ऑक्सो एसिड है, ठीक है। हाइड्रोजन भी लगना ही लगना है क्योंकि एसिड है, और ये हैलोजन चेंज कर रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब इनका ना एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे है, क्लोरीन वाले का ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका रीज़न क्या होता है, आपको पेपर में वो ऐसे ही पूछेगा, सपोज इन दोनों का कंपैरिजन वो बता देगा और पूछेगा आप लोग को कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको वहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाना है, पहले आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली ये ऑक्सो एसिड है, ठीक है। फिर आपको अपना सब्स्टिट्यूट जेड देखना है, ये वाला जेड, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है। क्लोरीन आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है आयोडीन से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ऑक्सीजन से ज़्यादा। ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि उसकी क्लोरीन ने कम कर दी, उसको पूरी करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो हाइड्रोजन इसका बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा, टूटना ईजी है, तो मतलब ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करेगा। बट आयोडीन में क्या होएगा, आयोडीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, तो वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन इन टर्न थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स, हो सकता ना भी खींचे, ठीक है, हाइड्रोजन से खींचेगा। तो उस केस में इसका और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा पोलर नहीं होगा, उसको तोड़ने के लिए डिफिकल्टी होगी, इसलिए प्रोटॉन ईजिली नहीं निकलेगा। दैट्स वाई दिस शोज लेस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड दिस शोज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली मतलब आपको सिर्फ जेड एटम जो है आपका, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखना है, लाइक सिलिकन एंड सेलेनियम, इनमें से सल्फर जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सल्फर वाला जो ऑक्सो एसिड होएगा वो ज़्यादा एसिडिक होएगा देन दिस, ओके फाइन। सिमिलरली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, आयोडीन से, तो ये जो क्लोरीन वाला ऑक्सो एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होएगा आयोडीन से। अच्छा, नाउ व्हाट इफ अगर ऑक्सीजन लाइक क्लोरीन के साथ एक से ज़्यादा ऑक्सीजन्स लगे, लाइक इसमें तो एक ही ऑक्सीजन था, इसमें 2 ऑक्सीजन्स आ गए, इसमें 3 आ गए, इसमें 4 आ गए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्लोरीन का, ठीक है। यहाँ पे +1 आ रहा है, +3, +5, +7, तो जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करेगी। रीज़न क्या है यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकलेगा, वो जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने प्रोटॉन निकालना है ना, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो एसिड कौन होता है, जो प्रोटॉन निकालता है, प्रोटॉन तो यहाँ पे एक ही रह रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इनको ऐसे लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, देखना ज़रा, क्लोरीन है और ये क्या OH इकट्ठा कर दिए, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन थे, एक तो OH आ गया और एक ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ आ गया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो एक तो ऑक्सीजन OH के साथ चला जाएगा और क्लोरीन, बाकी के 2
क्लोरीन के साथ लग जाएंगे। यहाँ पे 4 है तो एक तो OH के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, OH बना लेगा, बाकी बचे 3 ऑक्सीजन तो वो क्लोरीन के साथ चले जाएंगे। मतलब मेन फोकस हमारा यहाँ पे इस OH के ऊपर है क्योंकि यहीं से प्रोटॉन निकलना है, ठीक है। तो बाकी के ये जो ऑक्सीजन हैं वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो क्लोरीन को और मजबूर कर रहे हैं कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचे ऑक्सीजन से जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो हाइड्रोजन और इजीली निकल जाएगा। तो मतलब जितने ज़्यादा एडिशनल ऑक्सीजन होंगे उतना ही क्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उतना ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होएगा, उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये रीज़न है कि क्यों ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। इसका एक ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेट बेस के साथ उसने एक्सप्लेन करा है, सो ये एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, ठीक है। ओके इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी आप लोगों ने फॉस्फोरस के केस में जो आप ऑक्सो एसिड्स लोगे, ठीक है, पिछले केस में तो हम लोगों ने क्या लिया था, क्लोरीन ले लिया था यहाँ पे फॉस्फोरस की जगह पे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि आपने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होएगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होएगी। सिमिलरली हो सकता है कि आप लोग फिर ऐसा ही करो, यहाँ पे फॉस्फोरस के केस में भी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ये H3PO2, ये H3PO3, H3PO4। इसके केस में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसके केस में +3 +5। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को ही देखो तो आप लोग बोलोगे कि H3PO4 इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू दिस, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर्स। फॉस्फोरस के केस में आपको स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी। वैसे ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी P ब्लॉक में डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल करवा रही हूँ आप लोग को यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, H3PO2 H3, ठीक है, PO2 मतलब एक OH ग्रुप, यहाँ पे H3PO2 H3PO3 सॉरी, ठीक है। तो 2 OH ग्रुप्स, H3PO4 मतलब 3 OH ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। अब बेसिकली क्या होता है कि नो डाउट कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ ये जो अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन होते हैं वो करते हैं ये फॉस्फोरस को कंपेल करेगा कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स ले, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर इन दोनों का बॉन्ड वीक होएगा ना, ठीक है। अब नो डाउट कि तीनों में अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एक एक है, मतलब बराबर है। बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, मतलब इसने इन्फ्लुएंस करना है फॉस्फोरस को कि उसी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स ले, ठीक है, और ये बॉन्ड वीक हो जाए। बट यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस जो फॉस्फोरस का है वो डिवाइड हो जाता है 2 ग्रुप्स में। मतलब फॉस्फोरस आधे इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से ले लेगा और आधे इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने थे, ठीक है, तो वो दोनों इस ऑक्सीजन से लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम हो गई, तो मतलब ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो गया, तो प्रोटॉन निकलना आसान हो गया। बट यहाँ पे अगर इसको 2 चाहिए तो ये एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम नहीं होगी, तो मतलब ये वाले प्रोटॉन्स निकलने इतने ईजी नहीं होंगे जितने इस केस में थे। और यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो है, फॉस्फोरस जो है वो 3 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होएगी, ठीक है, क्योंकि ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज़्यादा कम कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम नहीं हो रही है और यहाँ पे तो और भी कम हो रही है, ठीक है, मतलब और भी कम नहीं हो रही, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होएगा और हाइड्रोजन निकलना इजी। सो इसीलिए H3PO2 जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है। तो आपको हर एक्चुअली फैक्टर को ध्यान में रख के फिर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन यही आ जाता है कि आपको वो पूछ ले कि अगर तो क्लोरीन लगाओ तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन अगर फॉस्फोरस लगाए तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लो वाला एसिडिक क्यों है? तो आपको दोनों ही फैक्टर्स को बताना है यहाँ पे, ओके फाइन। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आगे की पॉलिंग ने ना एक फार्मूला दिया, एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला, जिससे आप लोग आयनिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, पीके वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। एम क्या है, यहाँ पे कितने अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे कितने हैं, 0, M 0 है, यहाँ पे 1 है अनप्रोटोनेटेड तो M 1 है, अनप्रोटोनेटेड मतलब जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 3, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे ये वाला लगाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया रिक्की ने, ठीक है, और उसने मॉडिफिकेशन ये कर दी कि यहाँ पे उसने ना ये फिक्स्ड कर दी वैल्यूज़ 8.0 माइनस M 9.0 प्लस N 4.0। यहाँ पे उसने M किसको बोला, फॉर्मल चार्ज को,
एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। और n उसने बोला कि कितने नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज निकालना आप सबको आता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटल एटम कितने होते हैं, -12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेयर्ड है, ठीक है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लाइक यहाँ पे HSO4 नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आप लोगों की, m क्या है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने सल्फर, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सल्फर की, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 -12 जितने शेयर्ड है, कितने शेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर्ड है, अनशेयर्ड कोई भी नहीं है, 0। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, कैलकुलेट करके 2। n क्या होता है कि कितने अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन हैं, ये तो प्रोटोनेटेड है, 1 2 3 अनप्रोटोनेटेड है, n की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे m एंड n की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट pk वैल्यू। सिमिलरली आप लोग किसी भी जो है वो निकाल सकते हो ग्रुप के लिए, ओके फाइन। सो नेक्स्ट आता है, अभी तक हम लोगों ने जो ऑक्सो एसिड्स के लिए भी पढ़ लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं हाइड्रेटेड कीटाइंस की एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रो एसिड्स के लिए, फिर ऑक्सो एसिड्स के लिए पढ़ा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेटेड कीटाइंस के लिए। तो हाइड्रेटेड कीटाइंस के लिए क्या आता है, हाइड्रेटेड कीटाइंस बेसिकली क्या होते हैं कि एक्वस सोल्यूशन में जब कीटाइंस जो है वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रेटेड आयंस बनाते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयंस वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है, एक्चुअली कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक एक मोल किसी भी स्पेसिफिक हाइड्रेट का बनने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बोलते हैं उसके टाइम की हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 हाइड्रेटेड कीटाइंस हैं, बेरियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम, इनकी ये हाइड्रेशन एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अब हाइड्रेशन एनर्जीज़ में वेरिएशन आती है चार्ज बाय रेशियो के कारण, ठीक है। चार्ज बाय रेशियो इस तरफ डिक्रीज़ करता है, सो ये रीज़न की हाइड्रेशन एनर्जीज़ में वेरिएशन का भी, ठीक है। अब एसिडिटी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लेकर, ठीक है। चार्ज बाय रेशियो एक्चुअली वेरी करने का कारण क्या होता है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ्स वेरी करने, तो हम लोगों ने अभी वही देखनी है कि हाइड्रेटेड कीटाइंस में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करते हैं। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे Fe3 कीटाइन ले लिया, वाटर में इसको डाला तो ये कम्प्लेक्स बन गया हाइड्रेशन से। अभी अगला हम लोग इस कम्प्लेक्स को दोबारा से वाटर प्रोवाइड करें तो इट विल गेट दिस काइंड ऑफ कम्प्लेक्स एक्चुअली, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोटोन कहीं ना कहीं से 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स से अभी 5 रह गए, ठीक है, और एक OH गया, मतलब कहीं ना कहीं से एक प्रोटोन निकला है वाटर के मॉलिक्यूल में से, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एसिडिक स्ट्रेंथ। लाइक अगर एसिडिटी ज़्यादा है किसी कीटाइन की, चार्ज टू साइज़ रेशो ज़्यादा, मतलब एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो एसिडिटी ज़्यादा होने से क्या होएगी कि वो ये जो OH बॉन्ड है ना इसमें पोलैरिटी कर देगा कॉज, ठीक है। पोलैरिटी करने से ये वाला बॉन्ड जो है वो ईजिली टूट जाएगा और H पॉजिटिव आयंस की आयनाइजेशन हो जाएगी, H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा और फिर ये जो OH रह जाएगा, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयरन को अटैक करेंगे और ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे। यही रीज़न है, एसिडिटी ही, एसिडिक स्ट्रेंथ ही रीज़न है ऐसा कम्प्लेक्स बनने का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो कीटाइंस ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनका चार्ज बाय साइज रेशो जो है वो कम होता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा होता है, ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग ऐसा रिएक्शन लिखते हैं, ये मेटल है, ये जितने भी हाइड्रेटेड आयंस उसके साथ लगे हैं, जब आपने एक वाटर मॉलिक्यूल और डाला तो कितने रह जाएंगे, N-1 रह जाएंगे, ठीक है, और OH आ जाएगा। वो आप लोग कैसे निकालोगे, M-1 प्लस ये जो हाइड्रेटेड आयंस है, फाइन। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू साइज रेशो, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, उसको आप लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसे, लाइक इन सभी में बायवैलेंट हाइड्रेटेड कीटाइंस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, लेफ्ट टू राइट जाते डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड्स की स्ट्रेंथ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल्स, जो कि एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। अब इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किन फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ये भी हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलेट एनायन है, ठीक है। अब एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का किसकी वजह से होता है, ये OH बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से। अगर ये OH बॉन्ड क्लीव कर गया, प्रोटॉन बाहर निकल गया, तो विल गेट दिस कार्बोक्सिलेट एनायन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बेसिकली OH ग्रुप की क्लीवेज के ऊपर, ठीक है। एंड साथ ही में किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये जो कार्बोक्सिलेट अनायन है इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, कार्बन के ऊपर चले जाएंगे, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, फिर से ये जो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट कर देगा। मतलब इन दोनों बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन जो है वो होती रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कार्बोक्सिलेट अनायन स्टेबल है, और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी के कारण ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एज एसिडिक कैरेक्टर शो करता है अपना, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो R सब्स्टिट्यूएंट है ये कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। देखो, अगर मेरे पास R कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, CH3 लगा है, और एक तरफ मैंने ले लिया कि क्लोरीन लगा है, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो क्लोरीन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने कार्बन से, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो ये वाला कार्बन अपने नेक्स्ट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिर इस कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी डिस्टर्ब होगा और इन दोनों का बॉन्ड भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये कार्बन इंटर्न इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। अगर ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ऑब्वियसली ये वाला ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होएगा, ईजिली टूट जाएगा, प्रोटॉन ईजिली निकल जाएगा। तो दैट्स वाई इन दिस केस इफ यू आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो वाला एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है एज कम्पेयर टू सिंपल वन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है। अब जितने ज़्यादा क्लोरीन आइटम्स आते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग पावर भी बढ़ती जाएगी, और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से खींचेगा, उतना ही बॉन्ड पोलर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो ऑब्वियसली तीन वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होएगा। अब ये तो था कि जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ व्हाट इफ यू आर हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लाइक CH3 हो गया, ठीक है, मिथॉक्सी हो गया, इनमें क्या होता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो उससे क्या होएगा कि OH बॉन्ड की क्लीवेज में हिंड्रेंस आएगी, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होएगी। लाइक इसमें एक ही है तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होएगी एसिडिक एसिड। इसमें अगर आप लोग के पास जो है वो दो ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि डायरेक्ट कार्बन के साथ CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे वो आगे लगा हुआ है, ठीक है। अब भी जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप्स आते जाएंगे उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को प्रोवाइड करेगा, कार्बन आगे वाली कार्बन को करेगा, और वो ऑक्सीजन को करेगा। और अगर ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फिर ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं कर पाएगा इसलिए। फाइन, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। अब एसिड्स की स्ट्रेंथ के बाद हम लोग बेसिस की स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। सो बेस की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि जो प्रोटोन एक्सेप्ट करें, लाइक NH3 है, अगर ये प्रोटोन एक्सेप्ट करके NH4 बन जाता है दैट मीन्स इट्स बेसिक। अब बेस की फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तीन बेसिस हैं, तीनों की pKb वैल्यूज़ मैंने चेक की, ठीक है। एंड वी नो डैट कि जिसकी pKb वैल्यू सबसे कम होएगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होएगा। इसकी वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा तो मतलब ये सबसे वीक बेस है। रीज़न क्या है इसका, देखो इन दोनों में ये जो NH2 एंड इसमें OH ग्रुप लगा है, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। और अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ कर गई तो फिर क्या वो पॉजिटिव प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर पाएगा, या बहुत वीकली करेगा। तो दैट मीन्स उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर गई, डिक्रीज़ कर गई। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल ये जो नाइट्रोजन के साथ हम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं एक एक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन निकाला, अगर दूसरा भी निकाला तो 2 CH3 ग्रुप्स, तीसरा भी निकाल दिया तो 3 CH3 ग्रुप्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का काम क्या है कि वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर रहे हैं, तो उतना ही वो ईजिली प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा, उतना ही वो गुड बेस होएगा। दैट मीन्स कि होना क्या चाहिए बेसिकली कि ये सबसे गुड बेस होना चाहिए, मतलब इसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। बट आप लोग देख सकते हो कि इसकी पीकेबी वैल्यू ऑलमोस्ट इसके इक्वल है। यहाँ पे भी टर्शरी अमीन की पीकेबी वैल्यू प्राइमरी अमीन के ही इक्वल है। तो रीज़न यहाँ पे क्या रहता है, पहले तो पीकेबी वैल्यूज डिक्रीज़ कर रही हैं, मतलब जैसे जैसे आप CH3 ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ कर रही है। बट ये जो टर्शरी वाला है ना, जिसमें तीनों CH3 ग्रुप्स लग जाता है, उसकी जो बेसिसिटी है वो फिर से डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि इसकी पीकेबी वैल्यू इंक्रीज़ कर गई है। रीज़न क्या रहता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे तीनों बल्किर ग्रुप्स है नाइट्रोजन के साथ, वो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या करता है, इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। सो दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट है एसिड और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसी ऑक्साइड्स जो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेगी वो एसिडिक होएगी, और जो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करेगी वो बेसिक होएगी। अब कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो कि एसिडिक भी होती हैं, बेसिक भी होती हैं, मतलब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं, लाइक दिस। ये क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ भी कर रहा है और डिक्रीज़ भी कर रहा है। यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बेसिक है। अब ये जो बेसिसिटी है ना, एक्चुअली ये डाउन द ग्रुप जाते क्या करती है, बेसिसिटी इंक्रीज़ करती है। रीज़न क्या रहता है, क्योंकि देखो बेसिक कैरेक्टर जो होता है ना वो कैसे इंक्रीज़ करता है ऑक्साइड्स का, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, और डाउन द ग्रुप जाते एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, तो दैट मीन्स बेसिसिटी भी इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोरोन फैमिली लूँ, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन जो है दैट इज़ यहाँ पे एक्चुअली ये एसिडिक होता है, सॉरी यहाँ पे एम्फोटेरिक लिखा है, इसको सही कर लो, दिस इज़ एसिडिक। बट जैसे ही एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप जाते हैं इंक्रीज़ करता है, ये एम्फोटेरिक हो जाते हैं और फिर ये कम्प्लीटली बेसिक हो जाते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर काफ़ी इंक्रीज़ कर गया। सो ऐसे डाउन द ग्रुप जाते बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कि किसी भी लुईस एसिड एंड यूलिस बेस की स्ट्रेंथ्स के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है। पहली बात, लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लुईस एसिड एंड लुईस बेस के ऊपर इन 3 फैक्टर्स का इफेक्ट रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट। सबसे पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, और क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो होंगे वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइक मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो लुईस एसिड में एक्सेप्टर एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्टर की क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, राइट। सो उनकी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई तो दैट मीन्स कि उनकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिस से वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ऑब्वियसली, है ना। तो फिर लुईस एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। सो दिस इज़ द रीज़न। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी डोनर एटम के साथ लगाया, पहले हमने एक्सेप्टर के साथ मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी थी, अब हमने बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, डोनर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर एटम से विड्रॉ कर लेगा, मतलब डिक्रीज़ कर देगा। तो फिर क्या डोनर एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। सो सिंपल सी बात आपको याद में रखनी है, जो ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं, बेसिक डिक्रीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं। मैं विद एग्जांपल अभी आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो यहाँ पे हमने ये जो है BH3 ले लिया, मॉलिक्यूल सेंट्रल वाला, ठीक है, ये मेरा बेसिक है। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगी इससे। BH3 सबको पता है दैट इट कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड, क्यों, क्योंकि बोरोन के पास जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इसके पास इसके ऑक्टेट में
छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फिर क्या करता है, एज ए लुईस एसिड एक्ट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। बट अगर मैं सपोज करो सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, तो अगर मैं हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दूँ या हाइड्रोजन को मिथाइल के साथ रिप्लेस कर दूँ, फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि अगर मैं इनको फ्लोरीन के साथ रिप्लेस करती हूँ, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने से क्या होएगा, ये बोरोन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स और विड्रॉ कर लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स और विड्रॉ कर देगा तो बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ गई ना। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ गई तो मतलब अब तो ये और भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऑन द अदर हैंड साइड अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगा दूँ तो वो तो बोरोन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब क्या बोरोन किसी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि इसकी लेस एसिड की स्ट्रेंथ क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। सिंपल सी बात है, अभी जो हमने ऊपर एक्सप्लेन करा था। अच्छा, अभी मैं बेसिस की बात करती हूँ। मैंने बेस ले लिया दिस NH3, ठीक है। अब अगर मैं हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दूँ विद फ्लोरीन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे। तो अभी नाइट्रोजन के ऊपर फिर लोन पेयर्स नहीं बचेंगे। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं बचेगा तो क्या ये लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो अगर ये लोन पेयर ही डोनेट नहीं कर पाएगा तो क्या ये बेसिक एक्ट करेगा, नो। तो दैट मीन्स कि इसकी स्ट्रेंथ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है इसकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है इफ़ यू रिप्लेस्ड योर एटम्स विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑन द अदर हैंड साइड अगर मैं हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के साथ, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के साथ उसको अटैच कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का काम क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करना। तो अगर वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स कि नाइट्रोजन के पास अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ और बढ़ गई है डोनेट करने के लिए, तो दैट मीन्स इसका लुईस बेस कैरेक्टर जो है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। Now the next effect we are going to start, that is resonance effect. So everyone knows that what is resonance effect, हम लोग लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ना बोरोन ट्राइहलाइड्स लेते हैं, ठीक है। बोरोन ट्राइहलाइड जो मैंने अभी भी यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो बोरोन ट्राइहलाइड जो है वो बोरोन की वजह से लुईस एसिड था, ठीक है। तो फ्लोरीन ने क्या करा, बेसिकली इसकी एसिड स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, राइट। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं सारे हैलोजन्स का केस ले लूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो मुझे पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो फ्लोरीन जो है वो बोरोन की एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। बट एक्चुअल में दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर क्या आता है कि BF3 जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है और BBr3 की सबसे ज़्यादा होती है। तो दिस अनॉमलस बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। वो मैं अभी आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की बैक डोनेशन होती है, ठीक है। तो मैंने वही वाला मॉलिक्यूल ले लिया, यही BF3, तीन फ्लोरीन्स ले लिए मैंने, ठीक है। अब मेरे को पता है कि बोरोन के पास जो है वो एक क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, 2p एम्प्टी ऑर्बिटल, और फ्लोरीन के पास क्या है, 2p फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को देगा, तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी 2p, दोनों के जो ऑर्बिटल्स का साइज़ है ना वो भी सेम है, तो कहीं ना कहीं ये पी पाई बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बोरोन एंड फ्लोरीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिक्वायर करेंगे। तो यू नो डैट इन डबल बॉन्ड क्या होती है, बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ये इस फ्लोरीन के साथ बैक डोनेशन कर सकता है तो ऑब्वियसली दूसरे दो फ्लोरीन्स के पास भी तो फिर तो ऑर्बिटल्स हैं, उनके साथ भी करेगा। तो मतलब अगर इसके साथ डबल बॉन्ड आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ, ओवरऑल सभी के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोरोन, फ्लोरीन टू बोरोन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है बोरोन की वो तो कंपनसेट होगी ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए थे, ठीक है। उन्होंने क्या करना, अगर बैक डोनेशन, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बोरोन की जो डेफिशिएंसी है वो क्या कर गई है, अभी कंपनसेट कर गई है। सो यही रीज़न है कि क्यों BF3 जो है, ठीक है, ये सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है एज़ कम्पेयर टू
3 एंड BCl3। क्यों? क्योंकि बोरोन जो ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली 2p ऑर्बिटल्स, बोरोन के तो 2p ऑर्बिटल्स ही रहने, बट क्लोराइड में 3p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो चेंज आ गया ना, साइज में, शेप साइज में चेंज आ गया, ठीक है। तो साइज में वेरिएशन के कारण बैक डोनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती जितनी कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में थी। सिमिलरली बोरोन ट्राई ब्रोमाइड में क्या होता है कि बोरोन के तो 2p रहते हैं, बट ब्रोमीन के 4p ऑर्बिटल्स आ जाते, तो वेरिएशन और बढ़ गया साइज में, तो दैट मीन्स कि इफेक्टिवनेस और कम हो जाती है, ठीक है। सो यही रीज़न होता है दैट वाई एसिडिक स्ट्रेंथ BPR3 की ज़्यादा होती है और BF3 की कम होती है। सो लास्ट इफेक्ट जो आता है दैट इज स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, यू नो एवरीवन वेरी वेल, ये स्टेरिक इफेक्ट होता है जो बड़े मॉलिक्यूल्स की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पिरिडिन को कंपेयर करूँ विद 2 मिथाइल पिरिडिन एंड 4 मिथाइल पिरिडिन, इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, इस पे 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। अब अगर मैं दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करूँ, ठीक है, तो अगर अच्छा सपोज अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस लगाऊं, तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा कार्बन को, कार्बन करेगा नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आ गए तो दैट मीन्स कि ये और ज़्यादा गुड बेस एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है या फिर ये। तो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे आपको कंपैरिजन के, तो यही इन्हीं चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। फॉर एग्जांपल पिरिडिन ने रिएक्ट करना है विद दिस मॉलिक्यूल, बोरोन के साथ 3 बल्किर ग्रुप्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ बोरोन का बॉन्ड बनना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ फिर कि नाइट्रोजन का इस मॉलिक्यूल्स के साथ पिरिडिन में ज़्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग है या 2 मिथाइल में या 4 मिथाइल में। तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि पिरिडिन एंड 4 मिथाइल में इफेक्टिव है क्योंकि कोई भी स्टेरिक स्ट्रेन नहीं आ रहा। बट 2 मिथाइल में क्या हो रहा है, ये जो बोरोन का एक CH3 ग्रुप था वो ऑलरेडी जो पिरिडिन में लगा हुआ है CH3 उसके साथ क्या कर रहा है, कोलाइड क्लैश कर रहा है, ठीक है। तो स्टेरिक स्ट्रेन आ रही है, उसके कारण ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यही रीज़न है कि चाहे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड आप लोग बोलते हो कि दिस इज़ अ गुड बेस बट दिस इज़ एक्चुअली अ पुअर बेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी, ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन के कारण। तो यही रीज़न है। अब 4 में नो डाउट है तो CH3, बट कोई स्टेरिक स्ट्रेन वो प्रोवाइड नहीं कर रहा बिकॉज वो बिल्कुल एंटी पोजिशन पे है, ठीक है। सो यही रीज़न है कि एक्चुअल बेसिक स्ट्रेंथ पिरिडिन एंड 4 मिथाइल की ऑलमोस्ट सेम होती है और 2 मिथाइल की बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक स्ट्रेन। अब ऐसे स्टेरिक स्ट्रेन को हम लोग फ्रंट स्ट्रेन या F स्ट्रेन भी बोलते हैं जो कि बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। अब एक और स्ट्रेन होता है दैट इज B स्ट्रेन जिसको हम बैक स्ट्रेन बोलते हैं। बैक स्ट्रेन बेसिकली क्यों आता है, structural necessity for a donor atom to change its structure so that its lone pair can be bonded effectively। वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है मॉलिक्यूल, ठीक है, ताकि उसके लोन पेयर्स जो है वो इफेक्टिवली बॉन्ड कर जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे BR3 की, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, BR3। अब BR3 में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कोई अमीन आएगा ट्रायल्काइल अमीन, ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। बट अगर ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तब तक तो ठीक है। बट अगर व्हाट इफ इट इज़ मेसिटालीन, मेसिटालीन में क्या है, ऑलरेडी CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसमें कोई भी बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है, मतलब ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज ही नहीं करेगा बिकॉज इसमें ऑलरेडी स्ट्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्राई इथाइलामीन एंड क्विनक्लोडाइन की एग्जाम्पल आ जाती है। दिस इज़ ट्राईमिथाइलामीन एंड दिस इज़ क्विनक्लोडाइन, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है बेसिकली, वैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों की सिमिलर बेसिसिटीज़ हों क्योंकि BCH3 दोनों में है, ठीक है। और इधर क्या नाइट्रोजन, ठीक है, ये सिर्फ क्या है एक्सपैंडेड चेन और ये इधर क्या होती है रिंग चेन में, बस यही फ़र्क होता है इनमें, ठीक है। ये रिंग होती है और वो एक्सपैंडेड चेन होती है। अब होता क्या बेसिकली, जब ये नाइट्रोजन बोरोन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और जब ये नाइट्रोजन बोरोन के साथ रिएक्ट करता है, फ़र्क कहाँ पे आता है देखना।
फ़र्क यहाँ पे यही आता है कि जब नाइट्रोजन बोरोन के साथ बॉन्ड करता है बड़ा स्मूथली बॉन्ड कर जाता है और बड़ा स्टेबल एक कम्प्लेक्स बन जाता है। बट यहाँ पे जब नाइट्रोजन बोरोन के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये जो इथाइल ग्रुप्स है ना, ये अपने आप को फोल्ड बैक करने की कोशिश करते हैं ताकि इनका और इस मिथाइल का कोई फ्रंट स्ट्रेन ना आए। तो जस्ट ऐसा करते करते ये क्या करते हैं, स्टेरिक कंजेशन क्रिएट कर देते हैं बिटवीन दिस टर्मिनल मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बैक स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से, बैक स्ट्रेन की वजह से ये कम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल माना जाता है। फाइन। सो ये था सारा स्टेरिक इफेक्ट। आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। एसिड बेस स्ट्रेंथ के ऊपर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। सो इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स में एसिड बेस की स्ट्रेंथ को सॉल्वेंट बहुत ही हाईली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। कैसे करता है, लाइक ये हमें ये बताता है कि कौन सा एसिड जो है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फॉर एग्जांपल HCl की बात करें हम, तो वो वाटर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करता है लेकिन वो बेंजीन में एक वीक एसिड एक्ट करता है। तो दैट मीन्स कि HCl तो वही रहा है बट सॉल्वेंट चेंज करने से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कर गई, ये चेंज कर गई। तो अब उसी एसिडिक स्ट्रेंथ के चेंज को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सो एसिडिटी एंड बेसिसिटी किसी भी प्रोटोनिक सॉल्वेंट का वो एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग कि वो सॉल्वेंट कितना यूजफुल है कितना नहीं है। लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया ना जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट में अवेलेबल है, तो बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग एसिड किसकी वजह से है, वो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट की वजह से। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस जो अवेलेबल है, ठीक है, वो भी कहाँ से आया, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट हम लोग वाटर की बात करते हैं तो ये होती है वाटर की सॉल्वेशन। दैट मीन्स कि एक्वा सोल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो कि एग्जिस्ट करता है इन हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वो क्या होएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। दैट मीन्स कि सारे एसिड्स जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर्स होंगे, ठीक है, जितना हाइड्रोनियम आयन है अगर वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर्स होंगे, ठीक है, तो मतलब फिर वो कम्प्लीटली रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ और हाइड्रोनियम आयन्स बनाएंगे। ओके फाइन। लाइक सारे एसिड्स लाइक परक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोहाइड्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HCl हो गया, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर्स, ये सारे प्रोटॉन्स दे सकते हैं तभी ये एसिड्स हैं। तो अगर ये सारे प्रोटॉन डोनर्स एक्ट करेंगे, ज़्यादा प्रोटॉन डोनर एक्ट करेंगे हाइड्रोनियम आयन से, तो दैट मीन्स कि इनकी एक्वस सोल्यूशन में बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ होएगी, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन के ऊपर बेस्ड ही हम लोग स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ कि एसिड्स जो कि हाइड्रोनियम आयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे वो क्या कर देंगे, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ को, जब आप लोग किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को लेवल ऑफ कर देंगे, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं, राइट। सो सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो जो कि वाटर में अवेलेबल है, ठीक है, लाइक अमाइड हो गया या फिर हाइड्राइड हो गया, इथॉक्साइड हो गया, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। तो वाटर एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट एक्ट करेगा फॉर एसिड्स एज वेल एज फॉर बेसिस। ओके, ये लेवलिंग सॉल्वेंट एक्ट करेगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, लेवल ऑफ कर देते हैं हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन को। ये ग्राफ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस की, सॉल्वेंट सेलेक्टेड, जो आप लोगों ने सॉल्वेंट सेलेक्ट किया है बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल है आयनाइजेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस की, टू डिफरेंट एक्सटेंट। तो जो सॉल्वेंट एसिड्स और बेसिस की आयनाइजेशन करवाएगा टू डिफरेंट एक्सटेंट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को मैं एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट यूज़ करूँगी क्योंकि ये इन सभी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या होता है, एक पुअर प्रोटोन रिसेप्टर है, ठीक है, तो ये सभी के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। एसिटिक एसिड, अच्छा, बट एसिटिक एसिड को मैं एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट किन के लिए यूज़ कर सकती हूँ, बेसिस के लिए। तो मतलब इन शॉर्ट मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ कि मैं एसिड को, किसी भी एसिड को, ठीक है, एसिडिक सॉल्वेंट्स को मैं यूज़ कर सकती हूँ फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द एसिड्स, बट वो बेसिस के लिए एज अ लेवल्ड ऑफ ही एक्ट करेंगे। लेकिन जो बेसिक सॉल्वेंट्स होंगे उनको मैं एसिड्स के लिए लेवल ऑफ चेक
यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन बेसिक सॉल्वेंट्स को मैं यूज़ कर सकती हूँ फॉर डिफ्रेंशिएटिंग द बेसिस, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये तो था प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स के बारे में। अब जो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स है लाइक एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, अब वो ना तो स्ट्रॉन्ग प्रोटोन डोनर टेंडेंसीज रखते हैं और ना ही स्ट्रॉन्ग प्रोटोन एक्सेप्टर टेंडेंसीज रखते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि एक्चुअली उनकी टेंडेंसीज होती है कि वो एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स एक्ट करेंगे फॉर एसिड्स एज वेल एज फॉर बेसिस, राइट। तो ऐसे सॉल्वेंट्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक इन द स्पेशली इन द केस ऑफ लुइस एसिड एंड लुइस बेसिस। फॉर एग्जांपल एक लुइस एसिड है जिसकी हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है विद प्रोटोनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है। इसकी अगर मैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ तो क्या होएगा, बेसिकली बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। HCl रिमूव हो जाएगा, आई विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही मैं वाटर ऐड करती जाऊँगी HCl निकलता जाएगा बाहर और मेरे पास एट द एंड ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिलिकन टेट्राक्लोराइड की बात करूँ तो उसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। जैसे ही सिलिकन ऑक्सीजन जो है वो सिलिकन को अटैक करता है, एक एक करके HCl मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो जिधर इसके साथ 4 Cl मॉलिक्यूल थे, एक एक करके OH मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्वेशंस है ना एसिड एंड बेसिस की एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ये भी इफेक्ट करती हैं उसके स्ट्रेंथ्स को, ठीक है। लाइक अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट हो गया ना, ठीक है, वो सॉल्वेट करेगा प्रेफरेबली एक एसिड या बेस को, ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ को भी। अभी अभी जो मैंने बात बोली है कि कैसे डिफरेंट सॉल्वेशन टेंडेंसीज जो है वो कैसे एसिड एंड बेसिस की स्ट्रेंथ को भी वेरी कर देती है, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि शायद आप लोग को याद हो, अभी भी मैंने वीडियो में बताया था कि जो टर्शियरी अमीन्स होती हैं वो वीकर बेसिस होते हैं, इनफैक्ट इवन वीकर देन प्राइमरी अमीन्स। हालांकि उनको स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं साथ में, तो वो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करना चाहिए। बट स्टिल ये प्राइमरी से भी वीकर बेस एक्ट करता है, तभी हम लोगों ने वहाँ पे बताया था कि ये इट एक्ट एज वीकर बेस बिकॉज ऑफ स्टैरिक इफेक्ट। लेकिन अगर मैं इसी ट्रेंड को गैशियस स्टेट में चेक करती हूँ, गैशियस स्टेट में चेक करने पर इसका ट्रेंड बिल्कुल रेगुलर आता है। प्राइमरी अमीन में कोई भी ऐसी टर्शियरी अमीन में कोई भी ऐसी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो नहीं आता, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो सॉल्वेंट की वजह से है, क्योंकि अगर मैं इसको लिक्विड स्टेट में लूँ तो ऐसा आता है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सॉल्वेंट इफेक्ट कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं विद एग्जांपल आप लोग को बताऊंगी। लाइक दिस इज़ योर प्राइमरी अमीन, यहाँ पे जिनकी बुक्स पे गलत उसको सही कर लो, यहाँ पे 2 नहीं NH3 आना है, और यहाँ पे R2NH2 है, दिस इज सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज टर्शियरी अमीन। तीनों की हाइड्रोलिसिस करवानी है हम लोगों ने, ठीक है। तीनों की हाइड्रोलिसिस के टाइम इस पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ 3 प्रोटॉन्स और एक R ग्रुप, इसमें क्या है 2 प्रोटॉन्स और 2 R ग्रुप्स, इसमें क्या है तीनों ही R ग्रुप्स और एक प्रोटॉन है, ठीक है। बेसिकली ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ यहीं पर है, ठीक है। सो मतलब बेसिकली होएगा क्या कि जब आप वाटर में इनकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है, इनकी हाइड्रोलिसिस के टाइम पे क्या होएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज अमोनियम आयन है, ठीक है, वो देखो किस केस में एक्सटेंसिवली हाइड्रेट हो रहा है, जिस केस में हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस केस में 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट कर रहे हैं, इसमें 2 है तो 2 कर रहे हैं, इसमें 1 है तो 1 ही कर रहा है। तो दैट मीन्स कि प्राइमरी के केस में हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है और टर्शियरी के केस में हाइड्रेशन सबसे कम है। तो यही रीज़न है। अब देखो इनकी एनर्जीज ऑफ हाइड्रेशन अमोनियम आइंस की वो भी डिक्रीज़ करेंगी, टर्शियरी के लिए सबसे कम होएगी ना। तो दैट मीन्स कि जो टर्शियरी अमोनियम आयन है वो सबसे कम सॉल्वेटेड होएगा, इनफैक्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है। तो अगर वो कम सॉल्वेटेड है, इनफैक्ट प्राइमरी से भी कम सॉल्वेटेड है, दैट मीन्स कि टर्शियरी अमीन्स जो हैं उनकी बहुत कम टेंडेंसी होती है कि वो अमोनियम आयंस को फॉर्म करें। तो अगर वो अमोनियम आयन नहीं फॉर्म कर सकते तो दैट मीन्स दे आर वेरी लेस बेसिक। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर देयर लीस्ट बेसिसिटी। फाइन। मतलब यहाँ पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्सप्लेन करा है, ठीक है, और सॉल्वेशन इफेक्ट भी, दोनों इफ़ेक्ट्स को कंबाइन करके ये बता दिया कि क्यों जो टर्शियरी अमीन्स होते हैं उनकी बेसिसिटी इतनी कम होती है। ओके, सो डाई अल्काइल अमीन्स मतलब ये सेकेंडरी वाले जो होते हैं ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अमीन्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस अमंग अमीन्स।
थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि डायल्काइल हम लोगों ने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन करके मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि डायल्काइल अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस है ऑन कंबाइनिंग बोथ रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।